बहुत ज्यादा नहीं थी जब उसकी शादी शैलेश से हुई। सरिता के माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए उसकी शादी में ज्यादा कुछ दहेज में नहीं दे सके। सरिता की सास हमेशा इस बात के लिए उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। एक दिन सरिता की तबीयत थोड़ी खराब थी। उसकी आंख देर से खुली तो उसकी सास गुस्से से बोली, ये देखो, पूरा घर नाश्ते के इंतजार में बैठा है और महारानी को सोने से ही फुर्सत नहीं। माँ जी, वो मेरी तबीयत कुछ। हाँ, काम करने के लिए तो तू बीमार ही रहेगी। कान खोलकर सुन, ये बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। तेरे निठल्ले माँ बाप ने हीरे जवाहरात नहीं भेजे तेरे साथ, जो यहाँ मेम साहब बनकर बैठी रहती है। 5 मिनट के अंदर सबको नाश्ता मिल जाना चाहिए, समझी? ये कोई नई बात नहीं थी। सिर्फ सास ही नहीं बल्कि सरिता का पति शैलेश भी उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। बात बात पर वो सरिता पर हाथ उठा देता था। सरिता पूरा दिन घर के काम करती, उसका हाल पूछने वाला वहाँ कोई नहीं था। सरिता बचपन से ही माँ दुर्गा की भक्त थी। माँ दुर्गा की भक्ति में ही उसे सुकून मिलता था और उसमें सब कुछ सहन करने की शक्ति आ जाती थी। शैलेश और सरिता की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी सरिता की गोद सूनी ही थी। इसे लेकर भी उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। हे भगवान, मुझे उठा ही ले। इस मनहूस की शक्ल और नहीं देखी जाती मुझसे। कंगालों का खानदान था इसका, फिर भी इस पे तरस खाके अपनी घर की बहू बनाए से। अपने पोते को गोद में खिलाने की इच्छा थी, मगर लगता है वो भी इसके रहते पूरी न होगी। मनहूस तो थी ही, अब लगता है बांझ भी है। हे भगवान। सरिता को उसकी सास की बातों ने बुरी तरह तोड़ दिया। वो रोती हुई माँ दुर्गा की मूर्ति के पास गई और बोली, माँ, अब मैं और ताने नहीं सुन सकती। मेरी सुनी गोद भर दो माँ। शायद मेरी औलाद ही मुझे समझे, मुझसे प्यार करे। सरिता माँ दुर्गा के सामने बहुत रोती है। वो नवरात्र के निर्जल व्रत रखती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उसकी इच्छा पूरी होती है। सरिता माँ बनने वाली थी। वो अब बहुत खुश थी। सरिता को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उसका वहम ही था। सरिता ने एक बेटी को जन्म दिया। उसने जैसे ही अपनी बेटी को अपनी सास की गोद में देने की कोशिश की तो कांता ने उसे दूर झटक दिया और गुस्से से बोली, अपने जैसी एक और मनहूस ले आई। मैं ही पागल थी जो तुझसे उम्मीद लगा बैठी। मुझे पोता चाहिए था, पोता, तेरे जैसी एक और बोझ नहीं। शैलेश बेटा, चल यहाँ से। सरिता फिर उदास हो जाती है। वो अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखती है तो उसे अच्छा लगता है। उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन कांता और शैलेश की नफरत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। एक दिन कांता ने शैलेश से कहा, शैलेश बेटा, तू चिंता मत कर। एक रास्ता है मेरे पास जिससे इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। ये ले, इस बोतल में तेजाब है, जाकर उड़ेल दे दोनों पर। कह देंगे लोगों से कि हादसा हो गया। सरिता उस वक्त घर का आंगन साफ कर रही थी और उसकी बच्ची पास में ही सो रही थी। शैलेश अपनी माँ की बात मानकर तेजाब की बोतल लेकर अपनी बच्ची की तरफ बढ़ने लगा। तभी सरिता की नजर उस पर पड़ी। शैलेश के हाथों में तेजाब की बोतल देखकर वो डर गई। शैलेश ने जैसे ही बोतल खोली, सरिता ने तुरंत अपनी बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। तेजाब की एक बूंद भी उसकी बच्ची को छू नहीं सकी, लेकिन सरिता के हाथों और चेहरे पर कई जगह तेजाब गिर गया। उसका चेहरा जल रहा था। बहुत दर्द हो रहा था उसे, लेकिन फिर भी उसने एक पल को भी अपनी बच्ची को खुद से अलग नहीं किया। वो दर्द से चीखती हुई घर से बाहर निकल गई। उसे किसी भी हालत में अपनी बच्ची को बचाना था। काफी दूर पहुंचने के बाद उसे माँ दुर्गा का एक मंदिर दिखाई दिया। वो अपनी बच्ची को लेकर माँ के मंदिर में चली गई। मंदिर के पुजारी ने सरिता की हालत देखी तो उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। पुजारी जी की पत्नी शांति ने सरिता की बच्ची को संभाला। डॉक्टर ने सरिता की जांच करने के बाद पुजारी जी से कहा, देखिए, इनका चेहरा और हाथ कई जगहों पर बुरी तरह से झुलस गए हैं। जान तो बच जाएगी, पर अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। पुजारी जी और उनकी पत्नी को सरिता के लिए बहुत दुख होता है। सरिता उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। पुजारी जी सरिता को अपनी बेटी मान लेते हैं। वो उसे और उसकी बच्ची को आसरा देते हैं। सरिता का चेहरा बहुत खराब हो गया था। वो खुद को आईने में देखकर बहुत रोती है। तब पुजारी जी की पत्नी शांति उसे समझाती है, रो मत बेटी, बुरा वक्त बीत गया। माना कि तेरी काया खराब हुई है, पर तेरा मन और अपनी बच्ची के लिए तेरी ममता तो पहले जैसी ही है ना। तुझे हौसला रखना होगा बेटी, अपनी बच्ची के लिए। सरिता को शांति की बात समझ आ जाती है। वो अपनी बच्ची का नाम ऋचा रखती है और अब उसके जीवन का मकसद ऋचा को एक अच्छी जिंदगी देना ही था।
वो माँ दुर्गा के मंदिर में ही रहने लगी और लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा चलाने लगी। वक्त बीतता गया और ऋचा स्कूल जाने लगी। एक दिन ऋचा के साथ उसकी कुछ दोस्त उसके घर आईं, लेकिन उन्होंने जैसे ही सरिता का चेहरा देखा वो सब डर गई। ऋचा की दोस्त कविता गुस्से से बोली, ये कौन है? कितना डरावना चेहरा है इनका। ऋचा, तू हमें डराने के लिए अपने घर लाई है? नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी है, तुम इनसे डरो मत। हे भगवान, कितनी डरावनी मम्मी है तेरी। तू कैसे रह लेती है इनके साथ? अब हम कभी तेरे घर नहीं आएंगे। चलो सब चलो यहाँ से, मेरे घर जाकर खेलते हैं। ऋचा की सभी दोस्त वहाँ से चली जाती हैं। ये देखकर ऋचा बहुत उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर सरिता उसके पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, उदास मत हो बेटा, मैं जब काम पर चली जाऊं तब बुला लेना अपने दोस्तों को। नहीं, अब वो लोग कभी मेरे घर खेलने नहीं आएंगी। आपका बदसूरत और डरावना चेहरा जो देख लिया उन्होंने, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। शायद अब मेरी दोस्त मुझसे बात भी नहीं करेंगी। अब बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। ऋचा रोती हुई वहां से चली जाती है। सरिता को उसके लिए दुख होता है। वो भी उदास मन से मंदिर चली जाती है और माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मेरी बेटी से उसकी खुशियां मत छीनिए। मेरी बदसूरती उसके दुख का कारण बन रही है माँ। इतना कहकर सरिता रोने लगती है। पुजारी जी की पत्नी शांति उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आती है। सरिता उन्हें सारी बात बताती है। शांति सरिता से कहती है, रो मत सरिता, तुम्हें ऋचा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि तुम्हारे चेहरे का ये हाल क्यों और कैसे हुआ। मुझे विश्वास है कि सच जानकर ऋचा का तुम्हारे प्रति बर्ताव बदल जाएगा। वो तुम्हारे त्याग को समझ पाएगी। नहीं माँ जी, मैं उसे कुछ नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया कि उसके पिता और दादी उसे मारना चाहते थे तो उसे बहुत दुख होगा, और मैं ये नहीं चाहती। सरिता ने कभी ऋचा को सच नहीं बताया। ऋचा उसके चेहरे के साथ साथ उससे भी नफरत करने लगी थी। हालांकि सरिता उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था। धीरे धीरे ऋचा ने सरिता से बात करना तक बंद कर दिया। ना वो सरिता का हाल पूछती थी और ना ही उसे अपने बारे में कुछ बताती थी। अब ऋचा कॉलेज जाने लगी थी। सरिता को ऋचा की बहुत फिक्र थी। एक दिन सरिता ने ऋचा को एक लड़के के साथ उसकी बाइक पर घर आते देखा। वो लड़का सरिता को ठीक नहीं लगा। सरिता ने ऋचा से कहा, ऋचा, वो लड़का कौन था? अच्छा, तो आप मेरी जासूसी करती हो। मेरा दोस्त था वो। तो उसे घर के अंदर लेकर आना चाहिए था, मैं भी मिल लेती। अच्छा, ताकि आपका बदसूरत चेहरा देखने के बाद वो कभी मुझसे बात ना करे। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। आपकी वजह से पहले ही ना जाने मैं अपने कितने दोस्तों को खो चुकी हूँ। लेकिन अब बस, मेरी जिंदगी में आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहाँ जाती हूँ, किसके साथ जाती हूँ, इससे आपका कोई वास्ता नहीं। बस मेरा कॉलेज पूरा हो जाए, फिर मैं जॉब कर लूंगी और फिर आपके साथ नहीं रहूंगी। ऋचा गुस्से में वहां से चली जाती है। एक बार फिर उसने सरिता का दिल दुखाया था। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है। ज्यादा काम की वजह से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और अब उसे ऋचा की भी बहुत फिक्र रहने लगी थी। उसने गौर किया कि ऋचा उस लड़के से बहुत ज्यादा मिलने लगी थी। एक दिन ऋचा देर रात उसके साथ कहीं जाने लगी तो सरिता ने उन दोनों का पीछा किया। वो लड़का ऋचा को लेकर एक सुनसान जगह पर ले गया। दरअसल वो ऋचा को एक पार्टी में ले जाने के बहाने अपने साथ लाया था, लेकिन उस पार्टी के बजाय वो सुनसान जगह पर ले आया। सरिता समझ गई थी कि ऋचा खतरे में है। उसने पुजारी जी को फोन करके फौरन उस जगह पर मदद करने के लिए आने को कहा और खुद छिपकर ऋचा और उस लड़के पर नजर रखने लगी। ऋचा भी सुनसान जगह देखकर डर गई। उसने कहा, विशाल, ये कहाँ ले आए हो मुझे? हम तो पार्टी में जाने वाले थे ना। हाँ, यही तो है पार्टी। बस फर्क इतना है कि इस पार्टी में बस हम दोनों ही शामिल होने वाले हैं। इतना कहकर विशाल ऋचा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। ऋचा मदद के लिए चिल्लाती है। सरिता तुरंत जाकर विशाल पर हमला कर देती है। वो उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और गुस्से से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तुझे देखते ही तेरी नीयत समझ गई थी मैं। चला जा यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी तुझे। विशाल बहुत गुस्से में था। वो सरिता को बहुत जोर से मारता है। सरिता गिर जाती है। उसका सिर पास में पड़े एक ड्रम से टकरा जाता है। उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है। वो बेहोश होने लगती है।
विशाल ऋचा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पुजारी जी और उनकी पत्नी अपने साथ पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस विशाल को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। ऋचा शांति के गले लगकर रोने लगती है। वो सभी सरिता को अस्पताल लेकर जाते हैं। ऋचा को सरिता के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रही थी। शांति उसकी हालत समझ गई थी। उसने ऋचा से कहा, ऋचा, तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हें दुख ना हो इसलिए वो तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैं भी चुप रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। कैसा सच आंटी जी? शांति उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसे बचाने के लिए सरिता ने खुद पर तेजाब झेला और उसकी जान बचाई। सच जानकर ऋचा को बहुत दुख होता है। वो रोने लगती है। कुछ ही देर में सरिता को होश आ जाता है। उसने जैसे ही आंखें खोली तो ऋचा उसके सामने थी। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो ऋचा उसे सहारा देती है और रोते हुए उससे कहती है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जब आपको मेरी जरूरत थी मैंने कभी आपका साथ नहीं दिया। अब मैं सारी सच्चाई जान गई हूँ। मेरी वजह से ही आपका चेहरा खराब हुआ और मैंने सरिता ऋचा के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है। उस दिन से सब कुछ बदल गया। ऋचा अपनी माँ के प्यार और बलिदान को समझ गई थी। वो अब सरिता का बहुत ख्याल रखने लगी और नौकरी करके खुद घर संभालने लगी। अपनी बेटी का साथ पाकर अब सरिता भी बहुत खुश रहने लगी। Please subscribe this channel.